खूब आशिक था ये भी, जो दूसरों के जरिए अपने महबूब को हासिल करना चाहता था। फिरौना निगाहों से ओझल हो गया था। जैसा कि उसने कहा था कि वो अपने इल्म की कुव्वत से किसी भी शख्स को फातेह बना सकता था, चुनांचे यही कहा जा सकता था कि अब वो किसी दूसरे शख्स का इंतखाब करेगा और गोया मेरे मुकाबले पर कोई ऐसी कुव्वत होगी जिसके साथ फिरौना का इल्म भी शामिल होगा। मैं लड़ने वालों को देखा, वो एक दूसरे को हर कीमत पर जेर करने की फिक्र में लगे हुए थे और ये इत्तेफाक था कि मेरी निगाह उस शख्स पर पड़ गई जिसके नजदीक दुबला पतला फिरौना खड़ा हुआ था। वो शख्स बड़े पुरतपाक अंदाज से फिरौना से गुफ्तगू कर रहा था और फिर उसने बड़ी गर्म जोशी से फिरौना से हाथ मिलाया था। गोया मुआमला पक्का हो गया। खूब, अब जरा इस शख्स के कारनामे भी देख लिए जाएं और अंदाजा लगाया जाए कि फिरौना जिसका मददगार है वो क्या कारनामे अंजाम देता है। ये शख्स मैदान जंग में उतरा ही चाहता था, लेकिन फिरौना की पेशकश पर वो बहुत जल्द राजी हो गया था। गोया परसिफून को फिरौना के हवाले करने पर तैयार हो गया था, या फिर उसने सोचा होगा कि वादा कर लेने में क्या हर्ज है, इसके हथियार उसे फातेह बनाएंगे और वो कह देगा कि फिरौना के इल्म को तो इसने आवाज ही नहीं दी थी और उम्दा तरीका ये। तब मैंने उसे जंग करते देखा। उम्दा लड़ाका था, शानदार जंग कर रहा था। देखते देखते उसने अपने मद्दे मुकाबिल की गर्दन उतार दी और उसकी तलवार से खून के कतरे टपकने लगे। वो खुश होकर जोर जोर से तलवार हिला रहा था। और कौन है हिशारा का मुकाबिल, उसे ललकार मैदान में गूंज उठी, लेकिन मुकाबला करने वालों की क्या कही थी। सबके सब अपने जोम में थे। फौरन ही दूसरा मुकाबिल आ गया और हिशारा ने अपनी तलवार हिलाई। छनकार गूंजी और इस बार हिशारा ने मामूली से मुकाबले के बाद अपने मुकाबिल को सख्त जख्मी कर दिया। यानी वो इस काबिल न रहा कि मुकाबला जारी रख सके और बहुत जल्द हिशारा की आवाज फिर उभरी। बिलाशुबा अगर ये फिरौना की कुव्वत थी तो खूब थी, और अगर ये जवान बजाते खुद इतनी उम्दा कारकर्दगी का हामिल था तो काबिल-ए-दाद था। बहुत ही मुख्तसर वक्त में उसने 5 मुकाबिल ठंडे कर दिए और उसकी तलवार का रंग सुर्ख हो गया और अब वो नए खून की तलाश में था। मैंने सोचा कि बस अब मुझे अमल के मैदान में उतर आना चाहिए। चुनांचे इस बार उसकी ललकार मैंने कबूल की थी। मैं मैदान में निकल आया। मेरे दोस्त हाइपून को मेरी इस कार्रवाई के बारे में कोई इल्म न था। अगर वो इस वक्त मुझे देख रहा होगा तो यकीनी तौर पर शदीद इस्तराब का शिकार होगा, क्योंकि उसने उस शख्स की जिसका नाम हिशारा था कार्रवाई देख ली होगी और अंदाजा लगा रहा होगा कि उसने अपने तमाम रकीबों को शिकस्त फाश दी है। और इस वक्त मेरा इस शख्स के सामने आ जाना हाइपून की नज़र में एक सदमा जान का होगा। वो ये समझेगा कि बस अब इसका दोस्त है कि चंद साथ का इस दुनिया में मेहमान है। लेकिन मेरे जहन में कुछ और ही था। हिशारा ने मुझे देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मेरी तरफ देखते हुए अपनी तलवार को झटका दिया, जिससे बेशुमार खून के कतरे नीचे जा पड़े। तूने इसे देखा? यह सुर्ख लहू इन तमाम दिलों का है जो परसिफून और इस हुकूमत के ख्वाहिशमंद थे। तुझे अंदाजा होगा कि तेरा हश्र भी इनसे मुख्तलिफ न होगा। फिर कौन सा जज्बा तुझे मेरे सामने ले आया है? सिर्फ एक जज्बा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो कौन सा? ये कि तेरी तलवार के इस खून को तेरे मुर्दा जिस्म से रंगीन कर दूं और फिर सर्द बदन से साफ करूं और इन तमाम लोगों का इंतकाम लूं जिन्हें तूने खत्म किया है। ओहो, गोया तू सिर्फ इंतकाम का ख्वाहिशमंद है? नहीं, सारी चीजों का ख्वाहिशमंद हूं और सबसे पहली ख्वाहिश यह है कि तुझे कत्ल कर दूं। बस अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, सामने आओ। मैंने भी अपनी तलवार संभाली और मुकाबला शुरू कर दिया। तलवारों की झनकार मैदान में गूंजने लगी। इशारा का ख्याल था कि जिस तरह उसने अपने तमाम मुकाबले करने वालों को चंद साथ में जेर कर लिया है, इसी तरह उसका एक और शिकार इसके सामने आ गया है। चुनांचे उसने पैंतरे बदल बदल कर सिर्फ ऐसे वार किए जो कारामद हों। इसका ख्याल था कि वो ज्यादा थकने न पाए और मुकाबला करने वाले को सिर्फ 2-3 वार में ठंडा करते, ताकि दूसरे मुकाबला करने वाले के लिए उसकी कुव्वत बहाल रहे। और अब तक वो इसी कार्रवाई पर अमर पैरा था। इसकी वजह शायद उसकी बेपनाह जंगी महारत और शमशीर जनी का आला मायार था। लेकिन इस बार उसका ये मायार खुद ब खुद खत्म हो गया, क्योंकि उसके तमाम वार मैंने कुछ इस अंदाज में खाली कर दिए थे कि वो हैरान रह गया था। मैंने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की थी, बस तलवार की हल्की सी जुम्बिश से उसे चक्कर देता रहा था। चंद साथ के बाद वो संभल गया। उसने सोचा सूरत-ए-हाल दुरुस्त नहीं है। यह जरूरी तो नहीं था कि हर मुकाबला करने वाला इन लोगों की मानिद होता जो अब तक अपने अहमकपन से उसके निशानों का शिकार हुए थे। चुनांचे मैंने देखा उसके वार करने के अंदाज में तब्दीली पैदा हो गई थी। अब वो संभल कर वार कर रहा था और लोग जो उसकी हर जुम्बिश को तेज नजरों से देखने के आदी हो गए थे, उसकी जानिब और मुतवज्जा हो गए। इनके अंदाज में बेपनाह जोश पैदा हो गया था और वह इशारा के हर हमले की दाद दे रहे थे।
अब मैदान में काफी आवाजें बुलंद होने लगी थी और इशारा दांत पीस पीस कर मेरी जानिब हमले कर रहा था। मैंने इस दौरान जो अंदाजा लगाया था वो ये था कि इशारा काफी मजबूत शख्सियत का मालिक है, जंगी महारत इसमें बेपनाह है और अगर अब इसमें फेरोना का इल्म भी शामिल है तो वो किस अंदाज में मैं इससे नावाकिफ था। इशारा के हमले तेज से तेज तर होते जा रहे थे। मैं चंद साथ के लिए पीछे हट गया था और सोच रहा था कि किस अंदाज से इशारा पर हावी हूं। मैंने यह भी सोचा कि क्यों ना मुदाफती अंदाज खत्म कर दिया जाए और खुद बढ़कर हमला करूं। चुनाचे मैंने ये कोशिश शुरू कर दी और ये कोशिश मेरे हक में यानी हैकी के हक में बेहतर ही साबित हुई थी। चंद ही साथ के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे ताबड़तोड़ हमलों से इशारा के चेहरे पर सरसहमगी के आसार नमूदार हो गए। फिर उसने भी काफी फासला करने के बाद पनाह ली और मैंने महसूस किया कि इसकी निगाहें चारों तरफ किसी को तलाश कर रही हैं। उसकी आंखों में छुपा हुआ इस्तराब साफ महसूस हो रहा था। गालिबन उसे यह एहसास हो गया था कि इस बार उसे खतरनाक मुकाबिल से वास्ता पड़ा है और अब तक वो जिन लोगों को शिकस्त दे चुका है इनका मसला बिल्कुल मुख्तलिफ था और इसकी भटकती हुई निगाहें, लोग उसके बारे में कुछ नहीं समझ सकते थे लेकिन मैं जरूर गौर कर सकता था। गोया फेरोना से मदद की दरख्वास्त थी कि इस कठिन वक्त में फेरोना उसकी मदद करे। मैंने चंद साथ के लिए रुक कर चारों तरफ देखा और मेरी निगाह काफी तेज थी। दुबला पतला मदकूक सा फेरोना आगे आ गया था और अब सामने ही मौजूद था। इशारा की निगाह उस पर पड़ी और मैंने देखा कि फेरोना ने दोनों हाथों की हथेलियां उसके सामने कर दी। उसने इन हथेलियों को इस अंदाज में जुम्बिश दी जैसे कुछ कर रहा हो और इशारा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तोड़की। इस बार वो बड़े एतमाद से तलवार लेकर मेरे सामने आगे बढ़ा और मैंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया। गोया इसने महसूस कर लिया था कि अब इसकी फतेह यकीनी है तो प्रोफेसर हैकी की हैसियत से मुझे खौफजदा भी होना चाहिए था। सो एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ऐसे एहसासात उभरे जो इससे कबल नहीं उभरे थे। इसकी तलवार मेरी तलवार पर पड़ी तो मुझे महसूस हुआ जैसे एक अजीम वजन मेरी तलवार पर आ पड़ा हो। ये फेरोना तो वाकई काम की चीज थी, पर न तलवार के वजन और पहाड़ के वजन में तो फर्क होता है। मैं उछलकर पीछे हट गया। इशारा को भी एहसास हो गया था कि सूरत हाल एकदम बदल गई है। चुनांचे उसने दूसरा हमला किया। यह हमला भी ऐसा ही था कि मैं पैंतरा बदल कर वार खाली नहीं दे सकता था, बल्कि मुझे उसे तलवार पर रोकना जरूरी था। मैंने तलवार सामने की और मेरी तलवार दो टुकड़े हो गई। मैं उछलकर पीछे हट गया। असूल ये था कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई वाकया पेश आ जाए तो फौरन शिकस्त का एतराफ कर ले और पीछे हट जाए। ऐसी सूरत में उसे मुआफ किया जा सकता था। दूसरी सूरत में वो एतराफ न करे तो इसके मुकाबिल को हक था कि वो इसे कत्ल कर दे। हाँ, जिसके साथ हादसा पेश आ जाए वो अगर बहुत फुर्तीला हो और मुकाबला करना चाहता हो तो दोबारा हथियार हासिल करने की कोशिश करे। ये हथियार एक मखसूस हिस्से में सजे हुए थे और इनमें तमाम आलात हर्ब मौजूद थे, लेकिन अगर निहत्था लड़ाका हथियारों की तरफ लपके तो इसके मुकाबिल को हक था कि वो उसे हथियारों तक पहुंचने से कबल कत्ल कर दे। चुनाचे इशारा मुतजस्सिस निगाहों से मुझे देख रहा था और अंदाजा लगा रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। शिकस्त कबूल कर रहे हो लड़ाके, बिलाकर उसने मुझे मुखातिब किया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। अगर तुमने बाआवाज बुलंद शिकस्त कबूल ना की और दोनों हाथ ऊपर ना उठा दिए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ओह, वो मेरा साथ थी। मैंने खुश होकर इशारा के अक्कम में देखा और इशारा बेइख्तियार दूसरी तरफ पलटा। अव्वल तो मैंने हत्या था, लेकिन अगर मेरे पास कोई हथियार होता भी तो मैं इस अंदाज में उस पर फतेह हासिल करने की कोशिश नहीं करता। ये मोहलत सिर्फ मैंने इसीलिए तलब की थी कि हथियारों तक पहुंच सकूं, और मैंने यही किया। मैंने बरक रफ्तारी से हथियारों की तरफ छलांग लगाई थी। इशारा को तो बाद में एहसास हुआ कि मैं क्या चाल चल गया हूं, और जब वो होशियार हुआ तो मैं अपना काम कर चुका था, यानी हथियारों के करीब था। इशारा मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन मुझे खासा मौका मुयसर था। आला किस्म के तमाम हथियार मौजूद थे, लेकिन मेरी निगाह एक इंतहाई लंबे चौड़े खांडे पर पड़ी और उसके साथ ही मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। शायद मेरी शख्सियत मेरे अंदर उभर आई थी, और इस वक्त ये जरूरी था। हैकी की हैसियत से मैं मुकाबले में कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि उसके साथ फेरोना का इल्म था। इस इल्म के सामने आने के लिए मेरा अपना किरदार जरूरी था, और मैंने खुद को खुद में महसूस किया। तब तैशा मेरे हाथ में आ गया, और लोगों ने इतना लंबा चौड़ा खांडा मेरे हाथ में देखकर कहका लगाया था। इनका ख्याल था कि मैं इस वजनी खांडे को एक हाथ से हिला भी नहीं सकूंगा। इशारा मेरे सामने आकर रुक गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। तो बेहद चालाक है नौजवान। क्यों? मैंने सवाल किया। तूने खूब धोखा दिया मुझे। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, मैंने जवाब दिया, लेकिन यूं लगता है जैसे तेरा ज़हनी तवाजुन खराब हो गया है। वो क्यों मेरे दोस्त? क्या तू इस नुमाइशी खांडे से जंग करेगा? तुझे इसकी काट पर शक है? मैंने सवाल किया। नहीं, ये एक मुकम्मल हथियार है, लेकिन इससे कबल इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए तो काराज का कोई जिन ही उतरेगा। मैं काराज का जिन ही हूं। खूब, क्या नाम है तेरा? हैकी। अफसोस,
इसके यहाँ ये नाम नहीं होते, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूँ। वो क्या? कोई हल्का हथियार ले ले ताकि तुझे जंग का लुत्फ उठा सकूं। तू खांडे को घुमाता जाएगा और मैं तेरी कमर के 2 टुकड़े कर दूंगा। मशवरे का शुक्रिया, लेकिन मेरा ख्याल है मैं ज्यादा मेहनत करने के बजाय जल्दी मर जाना पसंद करूंगा। बस यही मेरा फैसला है। तो फिर आजा। इशारा चंद कदम पीछे हट गया और मैंने तेशे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोगों ने फिर इस मुकाबले में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। वो देखना चाहते थे कि वो शख्स जो इशारा की तलवार का वजन अपनी तलवार पर बर्दाश्त नहीं कर सका, अब तेशे को किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं बदल गया था। मेरी मुट्ठी में वजनी तेशा दबा हुआ था और मैं जरा भी गिरानी महसूस नहीं कर रहा था। तब इशारा ने 2-3 बार तलवार को नुमाइशी अंदाज में घुमाया और फिर मेरी तरफ लपका। मैंने तेशे का जबरदस्त वार किया, लेकिन इशारा काफी ताकतवर था। उसने इस वार से खुद को बचा लिया, लेकिन तेशा जिस अंदाज में उसकी जानिब घूमा था, वह लोगों के लिए ताज्जुब खेज बात थी। लोगों का ख्याल था कि मैं इस अंदाज में उसे ना घुमा सकूंगा। मैंने इस पर 2-3 हमले किए और इशारा चौंक कर मुझे देखने लगा। शायद उसने अंदाजा लगा लिया था कि जो कुछ वो सोच रहा है वो दोस्त नहीं था। सूरत-ए-हाल खासी खराब थी। चुनांचे काफी एहतियात के साथ वो पैंतरे बदल बदल कर मुझ पर हमले करने लगा। शायद वो इस वार की तलाश में था जो मुझे नाकामी से 2-4 कर देता और इसमें ज्यादा देर न लगी। मैंने तेशे का एक पूरा हाथ घुमाया और इशारा ने पीछे हटकर मेरे वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी हमाकत थी। मेरा तेशा उसके बाजू पर पड़ा और उसका बाजू कटकर अलग जा गिरा। तलवार उसके हाथ से छूट गई थी और इशारा के हल्क से दर्द और करब में डूबी हुई एक खौफनाक चीख निकली थी। पूरा मजमा चीख पड़ा था। लोगों को इस कामयाबी का यकीन नहीं था, लेकिन बहरसूरत हकीकत से कौन इनकार कर सकता था। मैंने फतेह हासिल कर ली थी। फिरौना का इल्म बेकार हो गया था। इसका इल्म जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके बाद सिर्फ 6 लड़ाके मेरे सामने आए थे, लेकिन अब सूरत-ए-हाल दूसरी थी। मैं बासानी ने एक एक करके 2-2 करके दुरुस्त कर रहा था और लोग हैरान थे कि तेशा जब से मेरे हाथ में आया है मैं क्या से क्या बन गया हूं। बिलाखिर वो वक्त आ गया कि मेरा कोई मुकाबिल न रहा और एपिटस ने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। मेरे मद्दाह मेरी तरफ दौड़ पड़े और इनमें मेरा दोस्त हाइपून भी था। हाइपून मेरे लिए ढाल बन गया था। उसने मेरी कमर में दोनों हाथ डाल रखे थे और चीख चीख कर गीत गा रहा था। एक अजीब हंगामा था, एक अजीब शोर गुगा था जिससे मैं खुद को आज़ाद कराना मुमकिन नहीं पा रहा था। चुनाचे मुझे इन लोगों के रहमो करम पर ही रहना पड़ा था। एपिटस ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और वो मेरे पास आ गए। मैंने अपने दोस्त हाइपून को साथ ले लिया और सिपाही हमें लेकर चल पड़े। हाइपून का चेहरा खुशी से सुर्ख हो रहा था। वो मुतज्जबाना अंदाज में बार बार मुझे देख रहा था। हम सिपाहियों के दरमियान चल रहे थे, लेकिन दोनों खामोश थे। तब हमें एक आला रहाइशगाह में ठहराया गया। अब मैं एपिटस का वारिस और उसकी बेटी का शौहर था। लोग मेरी ज़ियारत को आ रहे थे और उसके लिए बाकायदा इंतजाम किया गया था। एक शदीद हंगामा था, ऐसा हंगामा के कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। बहरहाल हाइपून को और मुझे काफ़ी देर के बाद मोहलत मिल सकी कि हम आराम से बैठकर गुफ्तगू कर सकते। तब हाइपून मुतहय्यराना अंदाज में मेरे नज़दीक पहुंच गया। वो चारों तरफ देखने लगा, फिर अजीब से अंदाज में बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि ताज्जुब खेज लहजा में अपनी बात को अधूरा छोड़कर मुझे देखने लगा। क्या? मैंने पूछा। यही कि क्या है कि वो है कि जो भेड़ें चराता है, क्या तू वही है? क्या तू वही भेड़ें चराने वाला है कि? लेकिन तेरे बाजू में ये काट, ये कुव्वत कहाँ से आ गई? मेरी समझ में कुछ नहीं आता है कि। दरअसल हाइपून, मैंने तुझसे कहा था कि मैं परसिफून का शौहर बनूंगा और हालात जिस अंदाज में मेरे ताबे हुए थे, ये तो तुझे इससे ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था, लेकिन तूने अपने दोस्त को कभी इस काबिल ही नहीं समझा। अफसोस अफसोस है कि मैं तुझे इन मामलात के लिए रोकता रहा। अगर तू इन मुकाबलों में हिस्सा न ले पाता तो कितना बड़ा अलमिया होता। वो जो दूसरों को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है, खुद इस सलाहियत से फायदा उठाने से महरूम रहे। तूने चरवाहों की इस बस्ती की तकदीर बदल दी है कि अब वो बस्ती हुक्मरानों की बस्ती कहलाएगी। और तेरा बाप, मुझे यकीन नहीं आता है कि बिल्कुल भी नहीं आता। हाइपून न जाने क्या क्या बकवास करता रहा, लेकिन मेरी निगाहों में परसिफून का चेहरा था। वो परसिफून जो सितारों को तराश कर बनाई गई थी, वो परसिफून जिसके याकूती लबों पर हर वक्त शीरीं मुस्कुराहट रहती थी, वो परसिफून जो अपने हुस्न में यकता थी और अब वो मेरी जिंदगी के कितने करीब थी। अब वो मेरी बीवी थी। ये तसव्वुर ही मेरे लिए बड़ा अजीब व गरीब था और प्रोफेसर न जाने क्यों मेरी सोच में है कि सोच शामिल होगी थी। हालांकि अगर मैं अपने तौर पर सोचता तो परसिफून तो क्या, दुनिया की कोई औरत भी मेरे लिए इतनी बड़ी हैसियत नहीं रखती थी। आखिरकार मैं उन सब से मुनफरिद था। इसके बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जो कुछ हुआ वो इंतहाई बेतुका था। शोरो हंगामा यूं भी मुझे ज्यादा पसंद न था, लेकिन मेरा दोस्त हाइपून इन सारे हंगामों में बेहद दिलचस्पी ले रहा था। लोग हमारे आगे पीछे बिछे जा रहे थे। हर वो सहूलत और रताइश
हमें फराम की जा रही थी जो मुमकिन हो सकती थी। हमारे खैमों के सामने एक मखसूस वक्त में रकासाओं की लाइन लग जाती। वो अपनी अदाओं से हमें महजूज करने की कोशिश करती। हर चीज़ का खास तौर से ख्याल रखा गया। शाह एपिटस ने अभी मुझसे मुलाकात नहीं की थी, लेकिन बिलाखिर वो वक्त भी आ गया जब एपिटस ने मुझे अपने दरबार में तलब कर लिया। मैं इस लिबास को पहनकर दरबार में दाखिल हुआ जो एपिटस ने मेरे लिए भिजवाया था। को बदली हुई शक्ल में मेरी वो शान नहीं थी जो अगर असल हैसियत से होती तो वो लोग हैरान रह जाते, लेकिन बहर सूरत है कि भी एक खूबसूरत नौजवान था और जिस लिबास में था उसमें खूब जच रहा था। शाह एपिटस ने तख्त से उठकर मेरा इस्तकबाल किया। उसके होंठों पर पुरमोहब्बत मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों का इजहार था, इसलिए दरबारी भी एहतरामन खड़े हो गए थे। तब शाह एपिटस ने कहा, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे दोस्त और हमारी रवायात के फाते, मैं तुझे अपने दरबार में खुश आमदीद कहता हूँ। और सदियों से हमारी रवायात में अगर कोई शख्स जो खुद को इन सलाहियतों का अहल साबित कर दे जो हमारे यहाँ सदियों से मानी जाती हैं, तो फिर इस हुक्मरान की कोई हैसियत नहीं रहती जो वक्त का हुक्मरान होता है। चुनाचे बादशाह एपिटस बसद खलूस अपना ये तख्त, अपना ये एजाज और अपना ये ताज तेरे हवाले करने के लिए तैयार है। रही परसिफून की बात तो वो सिर्फ तेरी मर्जी होगी। अगर तू यानी मौजूदा शाह इससे शादी करना पसंद करे तो ये परसिफून की खुश नसीबी होगी। चुनाचे ताज हुकूमत आज तेरे सुपुर्द किया जाता है और परसिफून को तेरी खादमा की हैसियत दी जाती है। अगर तू चाहे तो इस खादमों को अपनी बीवी बनाकर इज्जत बख्श, वरना तेरी मर्जी, तू जिस तरह चाहे हमें रख सकता है। ये तेरे ऊपर मुनहसिर है। तू इधर आ मुअज़्ज़ज़ शहनशाह। ये ताज अब इस नौजवान का हक है जिसका नाम है कि है। हाँ, इस नौजवान से चंद सवालात मैं जरूर करूंगा ताकि इसके लिए राहें मुतय्यन की जा सकें। क्या तू मेरे सवालात के जवाब देने के लिए तैयार है नौजवान फाते और मुस्तकबिल के हुक्मरान? शाह एपिटस ने मुझसे सवाल किया। हाँ, मैंने पुरगुरूर अंदाज में जवाब दिया। तेरा नाम है कि है, तू कौन से इलाके से ताल्लुक रखता है? पहाड़ों की उस बस्ती से जो सिर्फ गरीबों की बस्ती है। मैंने जवाब दिया। खुद तेरी क्या हैसियत है? एक चरवाहे की? क्या मतलब है? हाँ, इससे कबल मैं सिर्फ एक चरवाहा था। खूब खूब। शाह एपिटस के चेहरे पर कोई खास तगय्युर पैदा नहीं हुआ और उसने अपने आदमियों को देखकर कहा, और वो शख्स जो इब्तदा से अमूर सल्तनत और फनून जंग में नहीं होता, सो जब वह ऐसे फाते की हैसियत से उभरे कि दूसरे उसके मुकाबिल न हो तो समझा जाए कि वह अजीम तर सलाहियतों का मालिक है जो इनमें नहीं थी, जो इन कामों में मसरूफ रहते हैं। गोया वह अपनी कुल सलाहियतों से उभरा है और इसके बाद हुकूमत में जो तगय्युरात नुमा होते हैं वह हर शख्स के लिए खुश नुमा होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों तुम्हारा नया हुक्मरान बिलाशुबा आला सलाहियतों का मालिक होगा और चूंकि वो तुम में से एक है इसलिए तुम्हें अच्छी तरह जानता होगा। मैं बेहद पुर उम्मीद हूँ और इस बात का दावा कर सकता हूँ कि हमारा नया हुक्मरान हमारे लिए सूदमंद होगा। तुम बेखलूस दिल से अपना आका इसे तस्लीम कर लो। शाह एपिटस ने कहा, हम तस्लीम करते हैं। पूरे दरबार से आवाजें आना शुरू हो गई और लोगों ने इस बात का एतराफ़ कर लिया। तब वो शख्स जिसे दरसा के नाम से मुखातिब किया गया था अपनी जगह से उठा। वो एक बारेश बूढ़ा था जिसकी उम्र मुझे बाद में मालूम हुई उसकी उम्र 15 सदियां थी। वो आगे आया और आने के बाद उसने वो ताज उठाया जो एपिटस ने उतार कर तख्त पर रख दिया था। उसने वो ताज उठा लिया और मेरे सर पर रख दिया। तमाम दरबारियों ने फतेह के नारे लगाए थे और हैकी को पुरखुलूस मुबारकबाद देने के साथ साथ अपनी खिदमत का आदा भी किया गया था। यूं मुझे हुक्मरान बना दिया गया। मेरा दोस्त आईपुर मेरे साथ था। इसे कोई मनसब देना मेरा काम था। हाँ, मेरे जहन में एक बात थी, वो ये कि अब हुकूमत हासिल करने के बाद परसिफून का मसला भी हल कर लिया जाए जिसका एक आशिक फेरोना अपने अलूम के जरिए इसके हसूल में नाकाम रहा था। न जाने उसका क्या हाल होगा और अब वो अपने अलूम को कौन सी शक्ल दे रहा होगा। सो है कि चरवाहा इस अजीम हुकूमत का हुक्मरान बन गया और हुक्मरान के जो फ़राइज़ होते हैं इन्हें अंजाम देने के लिए लोग उसकी मदद पर मुतय्यन हो गए। दिन और रात से खाली ये ममलिकत एक नए हुक्मरान के कांधों पर आ गई। लेकिन है कि को हुकूमत से दिलचस्पी हो सकती थी, मुझे नहीं। अलबत्ता तहतुस्सरा के माजी की हसीना परसिफून मेरे तसव्वुरात का मरकज़ थी और जब खासे वक्त तक वो मेरे नज़दीक ना आई तो बिलाखिर मैंने अपने दोस्त हाइपून को तलब किया। शहनशाह की खिदमत में आदाब। हाइपून मकामी अंदाज में कहा, ज़्यादा गड़बड़ की तो अच्छा ना होगा। मैं नहीं समझा मालिक। हाइपून ने उसी अंदाज में कहा, तो मुझे इन फजूल नामों से मुखातिब न किया करो। मैं आपकी राइयत हूँ सरकार। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, अब भी, हाँ, और आइंदा भी। तब मैं खुश नसीबी के गीत गाऊंगा। मेरी एक मुश्किल हल करो। अब हैकी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाइपून वक्त से पहले मत बोल पड़ा कर, पहले सुन तो लो मैं क्या चाहता हूँ। जो कुछ मैं चाहता हूँ इसके लिए तुमसे ज्यादा बेहतर आदमी और कोई नहीं हो सकता और मैं ये बात सिर्फ तुम ही से कह सकता हूँ। कहो सरकार, कहो। हाइपून बदस्तूर उसी अंदाज में बोला, यार मैं सब कुछ बन गया हूँ मगर वो अभी तक नजर नहीं आई। कौन?
परसिफून, मैंने चिल्लाए हुए लहजे में कहा और हाइपून हंस पड़ा। ये तो वाकई दिलचस्प बात है शाह मुअज्जम, मगर एक बात और फरमाइए, क्या परसिफून को कभी आपने तलब किया है? नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर इसकी क्या मजाल कि शहनशाह के हुक्म के बगैर आप तक पहुंच सके? गोया इसे बुलाने के लिए भी शहनशाहियत का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने सवाल किया। हाँ, गालिबन वो इसी बात की मुंतजिर होगी कि शाह वक्त उसे तलब करे। हाइपून ने जवाब दिया। तो फिर मैं उसे कैसे तलब करूं? मैंने कहा। हाँ, यह काम आप हाइपून के सुपुर्द कर दें। बस तो तुम्हें बुलाया ही इसलिए है कि तुम जाओ और परसिफून को हमारे दरबार में हाजिर करो, मैंने मस्खराना अंदाज में कहा। हाइपून ने भी उस मस्खराना अंदाज में गर्दन झुकाई और वहां से बाहर निकल गया। मैं इंतजार करता रहा और फिर काफी देर के बाद 2 खुद्दाम अंदर आए। आने के बाद गर्दन झुका दी और बोले, एपिटस की बेटी परसिफून बारियाबी की मुंतजिर है, बुलाओ। मैंने जवाब दिया। ये सारे अल्फाज, ये सारे आदाब मेरे लिए अजनबी थे। मुझे इनकी आदत नहीं थी, क्योंकि मैं तो एक चरवाहे का बेटा था और पूरी जिंदगी मैंने इन्हीं अल्फाज में गुजारी थी और यही सादा से और आम से अल्फाज मेरी जिंदगी में आते थे। अदब आदाब के ये अल्फाज मेरे लिए मुश्किल थे, लेकिन आजकल कई उस्ताद मुझे शहनशाह की हैसियत से जिंदगी गुजारने के आदाब की तरबियत दे रहे थे और मुझे अल्फाज का मफहूम समझाया जा रहा था जो शहनशाह के लिए जरूरी था।